जय हिंद साथियों, प्रणाम। जय श्री राम। पिछली बार हमने कहा था कि आज़ादी के बाद से क्या क्या राजनीतिक पटल पे इस देश में परिवर्तन हुए उसका जिक्र करता रहूँगा, किंतु समसामयिक घटनाओं का भी जिक्र जरूरी है। और इस कड़ी में मैं आज बात करूँगा, महापुरुष कह गए हैं कि एक प्रजातांत्रिक देश में, स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका बेहद अहम होती है। और प्रतिपक्ष की भूमिका का दो उदाहरण आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक समय था 1991, जब चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार बनी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह उस सरकार में वित्त मंत्री थे। बात 1991 की है, जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल कंगाल हो गई थी। सोना जहाज में भर के विदेशों में भेजा जा चुका था, गिरवी रखा जा चुका था। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बुलाकर पूछा, खजाने की क्या स्थिति है। मनमोहन सिंह का उत्तर था, 9 दिन तक देश चला सकते हैं। नरसिम्हा राव बोले, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो मनमोहन सिंह का उत्तर था कि रुपयों की कीमत का अवमूल्यन करना होगा। कितना? मनमोहन सिंह का जवाब था 20%। तो नरसिम्हा राव ने कहा, इस बात के लिए तो कैबिनेट की अनुमति लेनी होगी। लेकिन शक था उन्हें कि कैबिनेट के लोग इतनी आसानी से अनुमति नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सबका अपना अपना वोट बैंक है और वोट बैंक को एड्रेस करना है। तो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को बोले कि ठीक है, आधा घंटा टाइम दीजिए, आधा घंटा बाद मैं रिवर्ट बैक होता हूं। आधे घंटे के बाद नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री थे तत्कालीन, उनको एक पर्ची भेजी। उस पर लिखा हुआ था डन। आश्चर्यचकित थे मनमोहन सिंह, हाउ डिड ही मेक इट अप, ये डन हुआ कैसे। दरअसल हुआ यह था कि उस आधे घंटे में नरसिम्हा राव जी अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनसे मिले और पूरी घटनाक्रम का जिक्र किया। और वाजपेयी जी ने हामी भर दी तुरंत। कोई सदन में प्रस्ताव पारित करके, अनुमति लेके, अनुमोदन लेके साबित करने की जरूरत नहीं। स्थिति ये थी कि नरसिम्हा राव को अपने कैबिनेट के मंत्रियों से ज्यादा भरोसा था प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर। और प्रतिपक्ष के नेता ने भी ऐसे कठोर निर्णय का समर्थन किया। बीजेपी ने कोई विरोध आंदोलन नहीं किया पूरे देश में, और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार का साथ दिया, कांग्रेस सरकार का साथ दिया। अब एक और विपक्ष का जिक्र करते हैं। साथियों, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि राजनीति में अवधारणा का एक अपना महत्व है। परसेप्शन हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस। और जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि तत्कालीन विपक्ष जो हमारा है वो बहुत नीचे गिर चुका है और अब और नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन उसी समय ये विपक्ष कुछ एक ऐसा कर गुजरता है कि आप हर बार गलत साबित होते हैं। दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए, इस विपक्षी पार्टी के अपने लोग भी उनके साथ खड़े रहने को तैयार नहीं। पिछले कई सालों में, 4-5 सालों में लगभग 225 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। 20 ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में गए और मुख्यमंत्री बने दूसरे जगह जाके। प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की तरह चल रही है पार्टी। और ये पार्टी जो आजादी के आंदोलन की वारिस हुआ करती थी, यह राष्ट्रवाद को इस तरह से परिभाषित करेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर आपको ये लगता है कि ये वर्तमान सत्ता पक्ष पार्टी के प्रति सिर्फ घृणा का भाव है, तो आई डोंट थिंक यू आर राइट कंप्लीटली। कई उदाहरण हैं हमारे सामने।
कारगिल वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, चाइना एग्रेशन एंड द लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर। इस समय में भी इन्होंने देश के खिलाफ बोला, सेना के खिलाफ बोला और जीवाश्म हो चुके वामपंथियों के साथ खड़े दिखे। मैं सही कह रहा हूं, वामपंथी जीवाश्म ही हो चुके हैं अब इस देश में। किसी व्यंग्यकार ने एक बार कहा था कि अगर इस देश में कोई अमर है तो वही सबसे पुरानी पार्टी 1985 वाली। उसके दोष हमेशा बने रहेंगे और बीच बीच में गुण लौट कर आएंगे। और जब तक इस देश में पक्षपात, निर्णयहीनता, दोमुहापन, ढीलापन, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, सस्ती आकांक्षा और लालच कायम है, इस देश से ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। होता क्यों है ऐसा? उत्तर है कि अक्षम सलाहकार मंडली एक अघोषित अध्यक्ष को बार बार यह दिलासा दिलाते रहते हैं कि बस बस ये तो अब गिरने ही वाले लोग हैं, बस अब आप आने वाले हैं, डटे रहो, जो कहते हो कहते रहो, सबसे बढ़िया यही तरीका है लड़ने का, अब ये गिरने वाला है और आप आने वाले हैं। नतीजतन सारे तरह का नारा लगता है, चौकीदार चोर है, ये है, वो है, माफी मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाके, और परसेप्शन ये बनता है कि अब ये पार्टी अपने इतिहास से कोई सबक लेने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा अभी अभी क्या हुआ, माने एक सामान्य कॉमन सेंस जिसके पास है, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है राजनीति का, वर्ल्ड प्रोटोकॉल का, उसे मालूम है कि जब कभी भी एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है और ये हमला नॉन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर होता है, उग्रवादियों के अड्डे पे होता है, दहशतगर्दों के अड्डे पे होता है, तो इसके बाद डीजीएमओ के द्वारा या कोई बड़े संबंधित व्यक्ति के द्वारा उस देश को बताया जाता है कि हमने ऐसा किया। कह क्या रहा है ये आदमी कह रहा है कि हमारे विदेश मंत्री ने टारगेट हिट करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया कि हम फला 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 टारगेट हिट करने वाले हैं। मतलब ये कि जैसे चोर को किसी घर में चोरी करने जाना है तो घर को इन्फॉर्म करके आएगा कि 12 बजे मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आ रहा हूं, तुम सतर्क रहो। ये कोई सामान्य सेंस वाला व्यक्ति कह सकता है क्या? और तब जबकि कंट्री इज स्टिल एट वॉर। तो एक उदाहरण था विपक्ष का, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला, एक उदाहरण है विपक्ष का अभी। अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अतः संघर्ष, और ये संघर्ष, इस तरह का संघर्ष किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम दुआ करेंगे कि सेंस आए विपक्ष को। कोई एक आदमी, शशि थरूर जैसा आदमी, जो यूएनओ में कई सालों का अनुभव है जिसके पास, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग नरेटर, वैसे आदमी को अगर भेजा जाए हमारा पक्ष रखने के लिए कहीं बाहर देश में, कौन इसका विरोध कर सकता है? मुझे नहीं लग रहा है कोई भी सेंसिबल आदमी इसका विरोध करेगा। लेकिन इन्होंने किया। क्या उपाय है? मुझे नहीं लग रहा है। इनके दोष बने रहेंगे, गुण लौट के बीच बीच में आते रहेंगे और ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा 29 में, 34 में, 39 में, 44 में। लेट्स सी, लेट्स होप सद्बुद्धि आए इनको। अन्यथा तो